हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु उत्तराखंडी पे। तो हम जो है आज बात करने वाले हैं एडवांटेज फॉर इंडिया इन यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपका देखो, जब भी दो देशों में दिक्कत आती है ना, तो उसको हमें कभी भी इस एंगल से नहीं देखना चाहिए तो किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है। आम लोगों के लिए सबसे बड़ा घाटा है इस समय यूक्रेन के अंदर। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि रशिया जो है थोड़ी सी ताकतवर कंट्री है तो लॉस तो उसका भी हो रहा है। ठीक है, बट क्या करें, जियोपॉलिटिक्स जो है ना बहुत ही क्रूएल चीज़ है। इसमें ये मैटर ही नहीं करता है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। ये एक हार्श पॉलिटिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखा जाता है। ठीक है, अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में बहुत बम गिराए हैं, वहाँ बहुत लोग मरे हैं। यमन में आज भी लोग मरते हैं, लेकिन उन देशों को कोई जो है पूछता नहीं है। क्या कहा जाता है उनको? थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हमको भी कुछ साल पहले तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, लेकिन अब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो एक हार्श चीज़ है ये जियोपॉलिटिक्स, बट एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, तो इसमें जो एडवांटेज है इंडिया का वो बेसिकली गेहूं में है, गेहूं में है और स्टील में है। ठीक है, तो फिलहाल मैं बात करता हूं गेहूं की। देखो, पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पे एक साल में कितना गेहूं कंज्यूम होता है, मतलब जो पूरी धरती है उस पर 790 बिलियन लोग हैं, जिसमें से 130 बिलियन तो इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, तो 790 बिलियन लोग एक साल में जितना गेहूं कंज्यूम करते हैं, उसका 1/3 गेहूं, वीट, अकेले रशिया और यूक्रेन मिलके जो है एक्सपोर्ट करते थे पूरे वर्ल्ड को। रशिया 20% और यूक्रेन 10%, तो 1/3 हिस्सा तो पूरी धरती का यहीं पे हो गया। समझ गए आप मेरी बात। अब यहाँ चल रहा है लड़ाई, और ये ब्लैक सी का पूरा इलाका जो है वो डेंजरस जोन है इस समय, तो वहाँ कोई शिपमेंट वगैरह जाएंगी नहीं। और जब लड़ाई चलती है तो धान गेहूँ पे कौन ध्यान देता है, सब अपनी टेरिटरी पे ध्यान देते हैं। तो ये 1/3 सप्लाई चेन से बाहर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? सप्लाई चेन से बाहर हो गया, क्योंकि अब सप्लाई होना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखो 32% बार्ले यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, 1/3 बार्ले, 17% कॉर्न यानी कि मक्का, 50% सनफ्लावर ऑयल। आप ये देखो, पूरी धरती का 50% सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, पूरी धरती का, जिसमें से इंडिया अपने पर्सनल कंजम्पशन का 70% यहाँ से लेता था। समझो, पूरी धरती पे जितना कंज्यूम होता है उसका 50% इस इलाके से आता था, सनफ्लावर ऑयल। लेकिन इंडिया के कंजम्पशन का 70% सनफ्लावर ऑयल यहाँ से आता था। ठीक है, दोनों में अंतर है। पूरी धरती का कंजम्पशन 50% और इंडिया के कंजम्पशन का 70%। कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ से आता था। अब जब यहाँ से आता था तो ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, तो इंडिया में आप देखना सनफ्लावर ऑयल के तेल जो प्राइस जो है बढ़ना शुरू होंगे। तो पर इन सब चीज़ों का आप देखो, शिकागो जो है एक शहर है, कहाँ का? यूएसए का। वहाँ पे जो महंगाई है ना इस समय 14 साल के उच्चतम स्तर पे है, 14 ईयर के हाईएस्ट लेवल पे। पर इंडिया में जो महंगाई है वो सिर्फ क्रूड की है। क्यों? कच्चा तेल, मतलब पेट्रोल डीजल की है, गैसोलीन की है। ठीक है, क्योंकि हम इनके लिए और देशों पे डिपेंडेंट हैं बराबर। बट धान गेहूं, खाने पीने की जो बेसिक चीज़ है ना, आलू प्याज टमाटर धान गेहूं, महंगाई थोड़ी बहुत तो 19-20 होती है, बट वो महंगाई नहीं है जो यूएस और यूरोप के अंदर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का बफर सिस्टम कुछ नहीं होता है। टोटल प्राइवेटाइजेशन होता है। कंपनीज लेती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, फाइनल प्रोडक्ट आटा धान गेहूं जो भी है बनाया, पैकेट में पैक करा और आपका जो है मॉल वगैरह में रखें, वहाँ से जाके खरीदो। अब जब कंपनी को पीछे से माल ही नहीं मिलेगा, सप्लाई कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ जाएंगे। इंडिया में क्या होता है? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गरीबों को 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये किलो धान गेहूं जो है आपको मिलता है। तो इंडिया में एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक्स हैं, ब्लॉक्स हैं, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, तो उसमें जो है रखा जाता है। ठीक है, तो इंडिया में इसीलिए जो है ये सबक हमने सीख लिया था 1965, जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। अमेरिका ने जो है PL-17 या समथिंग करके गेहूं आता था, बहुत बेकार गेहूं था, खाने लायक भी नहीं था। बट शास्त्री साहब जो उस समय हमारे थे, तो उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, तो उसी की देन है। ठीक है, कि इंडिया में कभी भी खाने की कमी नहीं होती है। तो अब
उस समय क्या होता था कि इंडिया जब बेचता था यूरोप को, कहता था लेने के लिए, तो यूरोप उस समय खरीदता नहीं था, कहता था नहीं आपका गेहूं जो है बेकार क्वालिटी का है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ठीक है। तो यूरोप ने कभी खरीदा नहीं, कह रहा नहीं हम यूक्रेन से ले लेंगे। यूक्रेन को कहा जाता है आपका व्हीट बाउल ऑफ यूरोप, ठीक है। तो ये यूक्रेन से लेता था। और हमें जो भी गेहूँ आप साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया, फिलीपींस वगैरह जो भी हम बेचते थे, वो 20 से 25 डॉलर पर मैट्रिक टन सस्ता बेचना पड़ता था कंपटीशन के चलते, तो दिक्कत आती थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब देखो सीन चेंज है कैसे, 1/3 गेहूं पूरी धरती का ब्लैक सी में रुक गया, और 1/3 गेहूं बहुत बड़ा होता है। आप ये सोचो कि अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपये महीना है और उसकी सैलरी 3,333 रुपये कट जाए और 6,666 मिले, तो घर का बजट हिल जाएगा भाई, एक घर का बजट। और पूरी धरती का 1/3 गेहूँ, ब्रेड हो गया, आपकी रोटी हो गई, बेसिक जो होता है इम्यूनिटी पूरी रुकी पड़ी है। तो अब क्या होगा देखो, चाइना वीट उतना एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा। रीज़न क्या है, पिछले साल अभी बाढ़ आई थी तो उसका पूरे का पूरा इलाका जो है बह चुका है, तो उसको अपनी दिक्कत है। तो पूरी धरती पे सिर्फ इस समय इकलौता देश है वो है इंडिया। क्यों? क्योंकि 5 साल का पीछे का बफर इतना ज़्यादा है ना हमारे पास। उसके बाद लास्ट ईयर मानसून बहुत अच्छा आया है, इस साल भी मानसून अच्छा आने की संभावना है, तो हमारे पास बफर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गरीबों को बांटते हैं, तो बफर हमारे पास बहुत अच्छा पड़ा है। तो गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है कि भाई निकालो इस बफर को, तभी तो यार हमारे ब्लॉक्स खाली होंगे, एफसीआई के हॉल खाली होंगे, फिर नया स्टॉक उसमें आएगा। तो अभी देखो क्या हुआ है, 7 मार्च 2022 को जो ये रेट है ना गेहूं का, पीक कर गया था। अब तक के पुराने रिकॉर्ड टूट गए थे। 435 डॉलर पर मैट्रिक टन, 435 डॉलर पर मैट्रिक टन ये रेट था। और इंडिया में जो एमएसपी दी जाती है वो पता कितनी दी जाती है अगर कन्वर्ट करोगे, 257 डॉलर पर मैट्रिक टन। ये इंडिया में एमएसपी है और ये 435, लगभग दुगने से थोड़ा सा कम ही है, ठीक है। तो इतना अंतर है। गवर्नमेंट ने इस रेट में खरीदा है। अब मानो इस रेट में अगर वो बेचती है तो फायदा ही होगा भाई हमको, ठीक है। उसके बाद आप देखो, माना ये जा रहा है कि इंडिया इस साल 7 मिलियन टन एक्सपोर्ट करेगा। 7 मिलियन समझते हो, 70 लाख टन हम एक्सपोर्ट करेंगे। और फिलहाल जो डील अभी पहली डील साइन हुई है ना, वो 5 लाख टन की साइन हो चुकी है, ठीक है। और इंडिया जो है अब तक एफओबी फ्री ऑन बोर्ड जो बेचता था ना, वो 305 से लेके 310 डॉलर पर मैट्रिक टन बेचता था। 305 से 310 एफओबी कहोगे, फ्री ऑन बोर्ड। एफओबी क्या होता है? देखो एफओबी क्या होता है कि मुझे जो है, आप मान के चलो कि आपको अमेरिका जो है गेहूं भेजना है, ठीक है। जहाज आया मुंबई पोर्ट पे, या मान लो विशाखापट्टनम आंध्रा पोर्ट पे आया जहाज में हमने अपना 10 टन 20 टन 100 टन 1000 टन 10,000 टन 1 लाख टन जो भी है भर दिया। जहाज पे जैसी चला गया गेहूं, हमें लिस्ट मिल गई कि भाई हमारा गेहूं जहाज पे चला गया है। अब ये लिस्ट जो है हम भेज देंगे किसको? जिसको खरीदना है अमेरिका में, उसको हमने लिस्ट भेज दी, उसने हमको पैसा भेज दिया। उसके बाद जैसी जहाज ने बंदरगाह छोड़ दिया, या जहाज पे जैसी गेहूं लोड हो गया उसने बंदरगाह छोड़ दिया, उसके बाद वो जहाज अमेरिका पहुंचता है, कोई दिक्कत आती है, डूबता है, कुछ भी हो जाता है, तो जिसने बेचा है उसकी कोई गारंटी नहीं है जहाज पे गेहूं लोड होने के बाद। इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, क्योंकि उनके अपने इंश्योरेंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जहाज पे लोड होने के बाद जिसने लोड किया है, यानी कि सेलर, यानी कि अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरी कोई गारंटी नहीं है जहाज पे लोड होने के बाद। जो बायर है वो जो है शिप वाले से अपना निपटेगा, पर ऐसा होता नहीं, इंश्योरेंस वगैरह होती है, लेकिन फ्री ऑन बोर्ड क्या टर्म है मैं वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 305 से 310 डॉलर पर मैट्रिक टन जो है बेचते थे हम। अभी जो लेटेस्ट ये 5 लाख टन जो हमने निगोशिएट करा है, पता है कितने पे निगोशिएट करा है? 340 से लेके 350, यानी कि आप मान के चलो 30 से 40 डॉलर पर मैट्रिक टन हमको फ़ायदा है। 30 से 40 पता है कितना होता है? अभी $1.80 पहुँच गया था, तो 1 डॉलर में कितने हो गए? 80 रुपये। और यहाँ पे जो है 30 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2400 2500, ठीक है, कितना अंतर पड़ जाता है। 1 कुंटल का एमएसपी जो है इससे कम होता है इंडिया में, ठीक है, 2100 समथिंग एमएसपी होता है। तो ये गेम है और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है,
ठीक है। उसके बाद देखो दूसरी चीज़ आता है आपका स्टील। स्टील क्या है आपका, रशिया जो है लगभग ये जो है 11% के आसपास जो है स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया यूरोपियन यूनियन को जो है आपका 12% की स्टील एक्सपोर्ट करता है, 12% की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पे स्टील कौन प्रोड्यूस करेगा भाई, सबका लड़ाई पे ध्यान होगा, तो स्टील का प्रोडक्शन नीचे गया, और लगभग जो 11% की स्टील है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा जो है हमको मिल जाएगा। तो हम जो है स्टील को भी बेचना शुरू करेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है एग्रीकल्चर में है, ठीक है। जो किसानों की दिक्कत है वो कम से कम अगले 1 से 1.5 साल के लिए काफ़ी हद तक कम होने वाली है, और जब एक बार ये सिस्टम बन जाएगा तो आगे भी हमको इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, चीज़ें सही होने के बाद कुछ हमारा 2 साल बाद 1.5 साल बाद कुछ मतलब एक्सपोर्ट कम होगा, लेकिन उस हद तक कम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हमको जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। सबसे अच्छा फ़ायदा गेहूं में मिलेगा, दूसरा जो है स्टील में मिलेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो है किसानों को किस हद तक फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।